प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद पर हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने चैनल पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। आज का यह वीडियो NCERT सॉल्यूशन से क्लास 10 के लिए है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ये जो पढ़ाई होगी आज की हिंदी मीडियम में होगी धातु और अधातु के बारे में। अगर आप बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे इस वीडियो से विशेष तैयारी मिलेगी। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। अगर आप किसी अन्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं फिर भी यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में आज की इस कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके सारे कंफ्यूजन धातु और अधातु से संबंधित दूर हो जाएंगे और एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल को हिंदी में धातु और नॉन मेटल को हिंदी में अधातु कहते हैं। सबसे पहले हम यह आपको बतला दें कि जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। या तो वो धातु होते हैं, या अधातु होते हैं, या उपधातु होते हैं। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातुओं की कुछ पहचान होती है, अधातुओं की पहचान होती है। धातुएं जो है प्रकृति में आसानी से स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के साथ पाए जाते हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये एक धातु है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये पाइप है, पाइप का एक टुकड़ा है। ये जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में या तो पाई जाती है या अपने यौगिकों के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। आपको मालूम होगा कि स्टील का पाइप हो चाहे लोहे का पाइप हो, ये जमीन के नीचे से पाइप के रूप में नहीं निकलता। ये किसी यौगिक के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार अधातुएं भी अपने गुण रखती है। अब हम पढ़ेंगे खनिज क्या है। खनिज जो है पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला वह प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। अभी आपने जाना कि धातुएं जमीन के अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलते, बल्कि जमीन के अंदर से हमें खनिज प्राप्त होता है। उस खनिज से धातुएं तैयार की जाती है। जैसे बॉक्साइट जमीन के अंदर से निकलता है और हम उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं। इसी प्रकार जितने भी धातुएं हैं वो जमीन के नीचे से खनिज के रूप में निकलती है। अब हम जानेंगे अयस्क क्या है। अयस्क जो है खनिज ही होता है जिनसे धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो, जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो। जमीन के अंदर से जो खनिज निकलते हैं उसमें अवांछनीय पदार्थ जैसे मिट्टी, बालू, पानी वगैरह भी होते हैं। अगर उस खनिज से धातु का निष्कर्षण संभव हो तो वो धातु क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। वो खनिज अयस्क कहलाएगा। यानी अयस्क जो होता है वो एक प्रकार का खनिज ही होता है। ऐसा खनिज होता है जिससे धातु का निष्कर्षण पॉसिबल हो। अब हम जानेंगे धातुओं के गुण के बारे में। अभी हमने आपको धातु का पिक्चर दिखाया है। ये धातु का ये पिक्चर क्या कहता है
आप इसे गौर से देखें। धातु में जो है एक विशेष प्रकार की चमक है, धातु में एक विशेष प्रकार का शेप है, धातु में बहुत सारे गुण हैं। अगर हम इसे पीटेंगे तो टन-टन या झनझन की आवाज आएगी। इसी प्रकार धातुओं में एक ऐसा गुण होता है कि उसे हम हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। धातुओं का इस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं। धातु के इस गुण को आघातवर्धीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, यानी सोना और चांदी को इतना पीटेंगे कि यह पतली से पतली चादर बन जाएगी, इतनी पतली बन जाएगी कि कोई धातु इतनी पतली नहीं बन सकती है, क्योंकि सोना और चांदी जो है आघातवर्ध धातु है। अब हम आगे देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सके, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अभी हमने धातु के दो गुण के बारे में पढ़ लिया, आघातवर्धीयता और तन्यता। यानी धातु को अगर हम पीटकर पतली चादर बना दे तो वह आघातवर्धीयता है, धातु को अगर खींचकर लंबा तार बना दे तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उसे पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। यहाँ आपने देखा सामंगी मिश्रण, यानी किसी धातु को हम अन्य धातु से मिला दें या किसी अधातु से मिला दें, जो नया पदार्थ बनेगा उसको मिश्र धातु बोलेंगे। मिश्र धातु जो होता है वो धातु और अधातु दोनों से अलग हो जाता है। सामंगी मिश्रण इसलिए कहा गया कि ऐसा मिश्रण बनता है जिसको दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए शर्त यह है कि दोनों को हम पिघलाएंगे फिर मिलाएंगे। पिघलाकर मिलाने के बाद यह जमकर ऐसा बन जाता है जैसा ये एक नया पदार्थ है, पता ही नहीं चलता है कि ये किसी में मिला हुआ है। जैसे तांबा और जस्ता को मिलाते हैं तो पीतल बन जाता है। इसी प्रकार कांसा हो चाहे बहुत सारे मिश्र धातु ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होते हैं, ये इसी प्रकार तैयार किए जाते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी से प्राप्त खनिज एस्को में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है, उन्हें गैंग कहते हैं। हमने आपको पहले ही बतलाया कि धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में बहुत कम पाई जाती है, ये खनिज से प्राप्त किए जाते हैं। खनिज जो है पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं और खनिज में एस्क होता है। एस्क उसे कहते हैं जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद हो, यानी इस खनिज में इसके अलावा मिट्टी भी होता है, रेत भी होता है, आदि गंदगियां होती है। इस गंदगियों को गैंग कहते हैं क्योंकि ये वेस्ट पार्ट है, इससे कोई धातु का निष्कर्षण नहीं होता। अगला है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। धातुओं के ऊपर जस्ता का लेपन किया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए इसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। एस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातुकर्म कहते हैं। खनिज से एस्क प्राप्त होता है। एस्क से धातु बनाने के लिए उसका निष्कर्षण और परिष्करण किया जाता है। यह प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। आगे है धातुएं तन आघातवर्ध, चमकीली तथा ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है।
यहाँ धातु का गुण दिया हुआ है। धातु जो होती है ये आघातवर्ध है, यानी इसे हम पीट पीट कर शेप दे सकते हैं। यह तन होती है, इसे हम खींच खींच कर तार के रूप में बना सकते हैं, अलग शेप दे सकते हैं। धातुएं जो होती है विद्युत की ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इस पाइप के एक छोर को हम गर्म करें तो दूसरा छोर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। धातुएं जो होती है विद्युत की भी सुचालक होती है, यानी इससे करंट आसानी से पास कर जाएगा। अगर हम एक पार्ट में करंट लगा दें तो दूसरे पार्ट में करंट पहुंच जाएगा। धातु के इस गुण को विद्युत का सुचालक कहते हैं। धातु जो होती है चमकीली भी होती है। आपने देखा होगा यह पाइप बहुत ज्यादा चमक रहा है क्योंकि यह धातु है। अब हम आगे देखते हैं। पारद के अलावा, पारद कहते हैं पारा को, जो थर्मामीटर में यूज होता है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखें, कमरे के ताप में रखें, नॉर्मल घर में रखें तो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपने थर्मामीटर में देखा होगा। लेकिन पारद के अलावा जितनी धातु होती है वे ठोस होती है, उसका निश्चित शेप होता है। आगे है धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। धातुओं पर पॉजिटिव आयन होता है। इसका कारण है कि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं जो है क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। धातु जो है ऑक्सीजन से मिलती है और क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दो ऐसे धातु हैं जो क्षारकीय और अम्लीय दोनों गुणधर्म रखते हैं। इसलिए इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा ऐसी धातु जो क्षारकीय तथा अम्लीय दोनों गुण धर्म रखे उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। अगला है कार्बोनेट एस्को को वायु की अनुपस्थिति में एस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निष्पातन कहलाता है। निष्पातन और भर्जन दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी निष्पातन जो होता है कार्बोनेट एस्क के साथ होता है। निष्पातन कभी भी कार्बोनेट एस्क के साथ होता है, यानी कार्बोनेट एस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ यानी वहां पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एस्क को गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया निष्पातन कहलाती है। लेकिन भर्जन कार्बोनेट एस्क के बजाय सल्फाइड एस्क के साथ होता है। इसे वायु की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, फिर ये ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाएगी भर्जन। आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे निष्पातन में और भर्जन में अंतर बताएं, तो सीधा सा उत्तर होगा निष्पातन कार्बोनेट एस्क के साथ होता है और भर्जन सल्फाइड एस्क के साथ। निष्पातन वायु की अनुपस्थिति में होता है, भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि निष्पातन और भर्जन में समानता बताएं, तब क्या उत्तर होगा? निष्पातन में भी एस्क को गर्म किया जाता है, भर्जन में भी एस्क को गर्म किया जाता है। मिक्साइड निष्पातन में भी अंतिम में ऑक्साइड परिवर्तित होता है और भर्जन में भी परिवर्तन जो होता है ऑक्साइड के रूप में ही होता है। अब हम देखेंगे आगे।
सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, यानी जितने भी धातु होते हैं वे जल के साथ और तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जरूरी नहीं कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता एक बराबर हो, बल्कि सभी धातु की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। और यही कारण है कि जितने भी धातु हैं उससे हम दैनिक जीवन में अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। कहीं पर तांबे का यूज करते हैं तो कहीं पर एल्युमिनियम का। आपने लोहे के बर्तन में खाना बनाते हुए नहीं देखा होगा, तार के रूप में तांबे का ही यूज देखा होगा, जेवर के रूप में सोने चांदी का ही यूज देखा होगा। किसी को नहीं देखा होगा कि वे लोहे का जेवर पहनता है, यानी क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। हम जहां पे जिसका यूज मुनासिब समझते हैं वहीं पर उसका यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वाल्वनीकरण कहते हैं। रबर का वाल्वनीकरण क्या है? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाए। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, रबर का वाल्वनीकरण क्यों किया जाता है? जवाब होगा उसके गुणधर्मों में सुधार के लिए, उसके गुणता को बेहतर करने के लिए। अगला है अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित समान धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भी धातु होती है उसकी अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है, यानी किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। अगर हम उसे अवरोही क्रम में सजा दें, घटते क्रम में सजा दें, तो सबसे ज्यादा जिनका होगा वो ज्यादा सक्रिय है, उसके बाद जिसका होगा वो उनसे कम है। इसी प्रकार ये सबसे लास्ट तक आ जाएगा, यानी ऐसी भी धातु होगी जो सबसे कम सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन का पोजीशन है उससे ऊपर की जो धातुएं हैं वे तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अगला है अधिक अभिक्रियाशील धातु। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, यानी जो धातु अधिक अभिक्रियाशील है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। अब जानेंगे मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब दो धातु मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है, अगर उसको हवा और पानी दोनों मिलने लगे, जंग लगना, उसे संक्षारण कहते हैं। आम बोलचाल में हम कहते हैं लोहे में जंग लग गया, लेकिन किताबी भाषा में उसे लोहे का संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। अभी हमने आपको धातु का एग्जाम्पल दिखला दिया। ये जो पिक्चर है ये धातु है, लेकिन अधातुएं जो होती है उसके गुणधर्म धातु के विपरीत होते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये अधातु है।
ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये डायमंड है। डायमंड अधातुओं में अपवाद होते हैं, लेकिन सल्फर और कार्बन को अगर आप देखते हैं तो न इसमें चमक है, न इसमें शेप है, न इसमें टन और झंझन की आवाज आ सकती है। धातुओं के गुणधर्म जो है अधातु के ठीक विपरीत है। धातु देखने में अलग दिखता है, अधातु देखने में अलग दिखता है। अधातु जो होते हैं इसमें आघात वर्ध्यता नहीं होता, यानी इसे हम पीट पीट कर पतली चादर नहीं बना सकते। अधातुएं जो होती है तन नहीं होते, इसे हम खींचकर लंबे तार नहीं बना सकते। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है एक अपवाद होता है। इसमें अधातुएं जो होती है ये उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद होने की वजह से विद्युत का सुचालक होता है। हमने आपको बतलाया था कि धातुएं जो होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी धातु से होकर करंट पास हो जाता है। धातुओं को गर्म करने पर गर्म हो जाता है, लेकिन अधातु को अगर गर्म किया जाए तो वो जल जाएगा लेकिन गर्म नहीं होगा। अधातु को अगर करंट पास किया जाए तो उससे होकर करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यह याद रखने योग्य बातें हैं। अधातु में विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण का ऋण आवेशित आयन बनाती है। धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था यह विद्युत धनात्मक है, जबकि अधातु में इसका ठीक उल्टा विद्युत ऋणात्मक है। अब हम पढ़ेंगे धातु में ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। और धातुएं जो है ऑक्साइड बनाती है यह या तो अम्लीय होती है या उदासीन होती है। अधातुएं तनु अम्लों में हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर देती है और क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। आगे एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, दो धातु है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता। हमने आपको धातु के बारे में बतलाया है कि यह काफी कठोर होता है, जैसे लोहा, टीना, एल्युमिनियम, पीतल मिश्र धातु है, यानी धातु काफी कठोर होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा है। चाकू से काटे जाने वाला धातु सोडियम और पोटेशियम है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जिसे हथेली पर रखते ही यह पिघल जाती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड जो होता है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड का पीएच मान 7 से कम होता है। कैल्शियम जो होता है ठंडे जल में तैरने लगता है, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल में तैरता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में हमने जाना कि यह ठंडे जल में तैरता है और मैग्नीशियम जो होता है गर्म जल में तैरता है। ये थे धातु और अधातु के प्रमुख गुण धर्म और इसके बारे में
प्रमुख पॉइंट जो कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है चैप्टर 3 में। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन बाकी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम धातु और अधातु से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, यानी जो हमने पढ़ाया है इनसे प्रमुख क्वेश्चन क्या बनते हैं एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। अगर आप मुजफ्फरपुर या आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे कोचिंग में आकर पढ़ सकते हैं। हमारा पता है हजरत अली कॉलोनी, बैरिया, मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।